हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 3 का यूनिट 2 ऑलरेडी कर रहे हैं, उसका सेकेंड पार्ट करेंगे। स्टेजेस इन कपल काउंसलिंग, स्टेजेस क्या होती हैं। ज़्यादातर जो कोई भी काउंसलिंग हमने की है पहले भी, उसमें भी यही स्टेजेस होती हैं: एक्सप्लोरेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड देन एक्शन। एक्सप्लोरेशन में हम लोगों ने क्या किया अब तक कि पहले हम डिटेल में देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस तरह से, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, इनटेक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। क्लाइंट जब आता है काउंसलर के पास, उसकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन ली जाती है। वो कब ली जाती है? पहले रैपिड बिल्डिंग होती है, यहाँ पर रैपो बिल्डिंग बनाई जाती है, फिर उनकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है। उसके बाद उससे बैठकर दोनों आपस में, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक जो है काउंसलर की स्किल्स काम करती हैं, उनका थेराप्यूटिक अलाइंस क्या है वो उसी पे डिपेंड करता है कि थेराप्यूटिक जो है उनकी स्किल्स क्या हैं, कितना नाम से वो एक्टिव लिसनर है, कैसा वो पैराफ्रेजिंग करना चाहता है, कैसे वो उसको एम्पैथी की जैसे हम बात करते हैं, उसको पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं, क्लाइंट को बिठाते हैं, उसको कूल फील कराते हैं। तो ये सब चीज़ें जब क्लाइंट अपने आप को जितना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, उतना ही वो जो है अपनी बात को सामने रखता है। और इसे नॉन जजमेंटल होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा भी क्लाइंट आता है उसको वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना होता है, जो है काउंसलर्स को, थेरेपिस्ट को। कहीं भी उसको जजमेंटल नहीं होना है, अपनी खुद की कोई ओपिनियन नहीं देनी, कहीं सब्जेक्टिव नहीं होना है, अपनी प्री कंसिडर खुद की कोई उनको ध्यान में रखना है कि पहले अपने आप कुछ भी उसको एज्यूम नहीं करना है। तो बेसिकली क्या होता है, ये हर काउंसलिंग का सेम ही होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, स्टेजेस क्या होती हैं। फर्स्ट हमको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 में, क्या एक्सप्लोरेशन। इसमें से क्या होता है कि बेस्ट अचीव्ड बाय नॉन जजमेंटल एम्पैथेटिक अप्रोच। नॉन जजमेंटल होती है एम्पैथेटिक अप्रोच एंड बाय यूज ऑफ द टेक्निक्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग की हम बात करते हैं ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसलर। एंड सो दिस स्किल्स आर केयरफुली टॉट एंड देयर इंपॉर्टेंस एम्फेसाइज। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि एक्सप्लोरेशन फेज के अंदर वो मैटर करती हैं। फर्स्टली, the client needs to be informed broadly of the nature of the service that is being given। सबसे पहले जो क्लाइंट आता है उसको बताया जाता है कि जो उसको किस टाइप की उसको सर्विस दी जाएगी, ताकि उसको पता चल जाए कि वो कैसे, जिस काम के लिए है वो उसको क्या किस किस तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा, क्या क्या उसका प्रोसेस रहेगा। एज फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, दे मस्ट नो about what limits it can be implemented, as there may be something at some time to be conveyed to the another professional treating the same person for। उन्होंने कहा कि इसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की भी की जाएगी कि जो भी इनकी इंफॉर्मेशन होगी वो कोई और उसको यूज़ ना कर सके, किसी और पे हम कन्वे नहीं करेंगे, ताकि किसी और को हम रेफर नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे हमने बात की, इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस, नॉन जजमेंटल होना है, एक्टिव लिसनिंग की हमने बात की, उनके दोनों का रिलेशन कैसे होता है, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की। एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट नीड्स टू बी मेड अलॉन्ग विद द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। उसकी कितना वो तैयार है, उसकी कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट का, कि जो इन्फॉर्मेशन देने को तैयार भी है या नहीं है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके लिए वो जो है वो भी कर सकता है, पीछे भी हट सकता है। तो इनटेक प्रोसीजर्स को बोलते हैं कि स्टार्टिंग में ही सब चीज़ें की जाती हैं। फिर उसके बाद क्या, वन दिस हैज़ बीन डन, एनी क्लियर साइन दैट हैव बिकम अपरेंट टू इंडिकेट दैट क्लाइंट्स हैव अदर प्रेसिंग थेराप्यूटिक नीड्स आर एड्रेस। उसके बाकी उससे रिलेटेड और भी नीड्स को पूरा किया जाता है, एड्रेस की जाती हैं। ऑल्सो असेसमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डेप्थ इज यूज्ड एंड वेयर नीडेड। जहाँ पे उनको लगता है कि अप्रोप्रिएट, उसको सारा प्रोसेस को समझाया जाता है, उसकी असेसमेंट की जाती है। कई बार क्या होता है, काउंसलर को लगता है कि जो है ये जो क्लाइंट है इसको आगे रेफ़र करने की ज़रूरत होती है, तो उसको काउंसलिंग को ख़त्म करने से पहले तो क्या करते हैं, उसको रेफ़र, जहाँ उनको लगता है नीड होती है वहाँ पे उसको रेफ़र भी किया जाता है। एंड व्हेन देयर आर नो इंडिकेशंस ऑफ एनी अदर प्रॉब्लम और डिस्टर्बेंस, काउंसलिंग क्या होती है, वो स्टार्ट हो जाती है, असेसमेंट शुरू हो जाता है। इस ढंग से क्या होता है, दोनों आपस में उनका रिलेशनशिप जो होता है आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा है कि स्टेप 1 में क्या होता है, एक्सप्लोरेशन में इनटेक एंड असेसमेंट। सबसे पहले इनटेक इन्फॉर्मेशन ली जाती है, उनकी जनरल होती है, डिटेल होती है, जहाँ जरूरत होती है उस टाइप के वो क्वेश्चन उनसे पूछता है। इनिशियल एक्सप्लोरेशन होती है, फॉर्मेशन दोनों का आपस में थेराप्यूटिक अलाइंस दोनों का बनता है, काउंसलर का एंड क्लाइंट का। ऑनलाइन एग्जामिनेशन और प्रेजेंटिंग, कहीं पे कुछ एग्जामिनेशन तो नहीं चल रही, कहीं से कुछ कहीं और तो ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, कहीं और से तो वो काउंसलिंग नहीं ले रहा, या जो काउंसलिंग हम जो दे रहे हैं उसका हम हर फेज़ में उसको प्रोसेस में हर स्टेज में उसको हम फिर एनालाइज करते हैं पिछले सेशन को। कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर फर्दर वर्क, आगे हमें क्या करना है उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है पूरे प्रोसेस का। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टेज इंक्लूड द फॉलोइंग: वट स्पेसिफाइंग और क्रिस्टलाइजिंग द हेल्प द क्लाइंट्स, क्योंकि ये देखना कि क्लाइंट जो है अपनी द हेल्प दैट क्लाइंट वांट देयर प्रॉब्लम की, उस चीज़ को देखना कि जो हेल्प वो चाहते हैं क्लाइंट अपने किससे, काउंसलर से, उसको स्पेसिफाई करना, क्रिस्टलाइज करना। ड्यूरेशन को दैट हैज परसिस्टेड, प्रेसिपिटेटिंग एग्रेवेटिंग फैक्टर्स कौन सा जिसके यहाँ से प्रॉब्लम आगे बढ़ रही है, हाउ द प्रॉब्लम
हाउ द पार्टनर इंटरेक्ट टुगेदर, कैसे पार्टनर आपस में बातचीत करते हैं, कपल्स का सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, हर पार्टनर की फिजिकल मेंटल हेल्थ बोथ नाउ एंड इन द पास्ट कैसी है, फैमिली एक्सपीरियंस कैसा है, लीगल प्रोसीडिंग तो कोई नहीं चल रही है उनकी, अदर हेल्पर्स ऑन एजेंसीज इन्वॉल्व, कोई और एजेंसी से उसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिग्निफिकेंट इंटरेक्शंस कंसर्निंग द कपल डेट आर नॉट अपेरेंट एंड सिग्निफिकेंट थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इन द, कहने का मतलब ये सब चीज़ें कहाँ पे आती हैं इन द स्टेज 1, कितनी हम इनटेक इन्फॉर्मेशन जब हम लेते हैं एक्सप्लोरेशन स्टेज में। नाउ कम टू स्टेज 2 डेट इज अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है कि हमारे जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमें ली है अबाउट द ऑब्जेक्ट रिलेशन, अब उसमें क्या होता है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, कैसे उनके एक्सपीरियंस जो पिछले एक्सपीरियंस थे, कैसे वो उसके जो पास्ट के एक्सपीरियंस थे कैसे वो उन्होंने स्टोर किए थे अपने अनकॉन्शियस माइंड में, और कैसे आज उनके प्रेजेंट के ऊपर वो हावी हो रहे हैं, उसको प्रॉब्लम को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। ये इट इज़ बिलीव दैट रिलेशनशिप दैट कन्फॉर्म टू सर्टन पैटर्न डू नॉट ओनली आउट ऑफ द कॉन्शियस, उन्होंने क्या किया हर जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं जुड़ने के जो है रिलेशनशिप कॉन्शियस के होते हैं, बल्कि जो हमने अभी तक पढ़ा है कि अनकॉन्शियस पास जो एक्सपीरियंस जो होते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे एटीट्यूड है, फीलिंग है, बिहेवियर हैव नॉट बीन एग्जामिन रूटीन में, तो यही हमारी क्या होती है प्रॉब्लम बनती है, जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इस टाइप के हमारे जो रिलेशन है, एटीट्यूड है, हम अपनी फीलिंग को सप्रेस कर लेते हैं। द मेमोरीज ऑफ दिस टाइप फ्रॉम द अनकॉन्शियस एमर्ज थ्रू द ट्रांसफर। अब इसको हम क्या करते हैं अंडरस्टैंड कर लिया, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर लिया, अब उसके बेस पे क्या करते हैं ट्रांसफेरेंस की हम बात करते हैं थेरेपी में, कि जो ट्रांसफरेंस के थ्रू उसकी प्रॉब्लम को समझा जाता है, और ट्रांसफर हमने ऑलरेडी किया काफ़ी डिटेल में। लेट अस से द क्लाइंट हैड फेल्ट एंग्री टुवर्ड्स हिज स्पाउस ऑन ए सर्टेन मैटर इन द पास्ट एंड कुड हैव एक्सप्रेस द एंगर फिजिकली और वर्बली। तो इसमें क्या कौन से सेशन में क्या होता है, क्लाइंट ट्रीट्स द थेरेपिस्ट काउंसलर उसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे उसका स्पाउस हो, अपना सारा एंगर जो है उसके ऊपर वो ट्रांसफ़र करता है, अपनी पूरी हॉस्टिलिटी को काउंसलर के ऊपर वो ट्रांसफ़र कर देता है, दिस कॉल्ड ट्रांसफेरेंस। इस टाइप से क्या होता है प्रॉब्लम को समझा जाता है कि जितना ज़्यादा वो जिस तरीके से उसको डील करता है काउंसलर को, उससे उसको पता चलता है कि उसको अपने क्लाइंट्स को अपनी वाइफ से अपने पार्टनर से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो काउंसलर थेरापिस्ट on this part identifies and uses this transference in explaining to the client about what kinds of feelings they were and why those feelings were present and thus provides an insight। यानी उस पर जब जिस ढंग से वो प्रोजेक्ट करता है उसके हिसाब से लगाया जाता है कि क्यों उसको क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से प्रॉब्लम हुई है। तो काफ़ी अच्छी टेक्निक है, इसमें डिस्प्लेस की जाती है अपनी फीलिंग को, अपनी जो है पूरा प्रोजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफेरेंस। तो वो जो है क्लाइंट अपनी खुल के अपनी बात को सामने रखता है, जिस कारण से उसकी प्रॉब्लम को समझ कर उसको ट्रीट किया जाता है, उसकी हेल्प की जाती है। द थेरापिस्ट और द काउंसलर एक्सप्लेन हाउ थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट आर नॉट कॉन्शियस, अब आज के नहीं है ये जो फीलिंग्स हैं, बल्कि हमारी क्या है ये पुरानी फीलिंग जो हमारे दिमाग में पहले से बैठ गई हैं, हमारे पूरे जो हमारे ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप है उस कारण से जो हमारे पास थे, जिन्होंने हमारे को बुलीड, हमारे को किसी ने पहले हमें तंग किया है, वो हमारे को जिसको हम अपने प्रेजेंट में नहीं लाना चाहते, उस कारण से आज हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, जिस कारण से अपने हम स्पाउस के साथ भी वैसा ही कर रहे हैं। इन सम केसेस देयर इज नो कॉरेस्पॉन्डेंस एंड इधर नो रिलेशनशिप एंश्योर और ए न्यू रिलेशनशिप is created which breaks the pattern of past relationship। इसका मतलब है इन सब नो कॉरेस्पॉन्डेंस, कई बार कोई बात ही नहीं होती है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता, उसमें क्या है कि एक न्यू रिलेशनशिप इज क्रिएटेड, तो नया रिलेशनशिप वो बना लेते हैं, जिसमें क्या होता है हम पुराने अगर मान लीजिए कोई जिसमें जैसे डिवोर्स की बात होती है ना, अब हम पुराने उसके कोई भी कारण रहा हो, लेकिन हम क्या करते हैं उसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं अपना नया रिलेशनशिप को बना लेते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कैन अराइज इन द केस ऑफ क्लाइंट थेरेपी रिलेशनशिप ऑल्सो, वो चीज़ भी सामने आती है। तो ये सब चीज़ें कि कहने का मतलब है कि जहाँ पे हमारे क्या होता है हिडन जो होता है, हमने शुरू में जो इंटेक इन्फॉर्मेशन ले ली, उसको एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफरेंस उसको समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, हमारे प्रोसेस बनाया जाता है पूरा की जो थेरेपी होगी वो किस किस फेज में से निकलेगी। रिलेशनशिप जो है प्रॉब्लम आज की नहीं है, बल्कि वो पास्ट के कारण हो रही है आपको, है ना, ये सब चीज़ें आपको परेशान कर रही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी बात की जाती है। वे कपल रिलेशनशिप आर इन्वॉल्व द प्रोसेस विल बी हैपनिंग ऑन बोथ साइड। जब उनका जब दोनों कपल रिलेशन में आ जाते हैं तो क्या होता है कि प्रोसेस क्या होता है दोनों साइड से होता है। द रिजल्टिंग रिलेशनशिप विल बी ऑल मोर पावरफुल एज ईच पर्सन कॉरस्पॉन्ड टू द अदर्स कॉन्शियस। अब जो होता है जब इस ढंग से विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट
तो जो नया रिलेशनशिप बनता है वो ज़्यादा क्या होता है, कॉन्शियस भी उसमें इन्वॉल्व होती है और अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन, वो तो उसके हिसाब से बैलेंस बना जाता है, क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है वो ज़्यादा अच्छा बनता है जब वो थेरेपी हो जाती है। वाइल वी हैव अंडरस्टूड दैट what transparency is and how it emerges and how it is handled by counselor in the counseling session to develop insight। जब काउंसलिंग हो जाती है तो डेवलप क्या होती है क्लाइंट के अंदर इंसाइट गेन होती है। एंड देयर इज ऑल्सो काउंटर, कई बार क्या होता है काउंटर ट्रांसफरेंस भी हो जाती है। वो कब होती है, जब वो जो है क्लाइंट काउंसलर के साथ जब ट्रांसपेरेंस को यूज़ करा होता है तो बदले में क्लाइंट तो कर ही रहा है, बदले में जो काउंसलर है वो भी अटैक करता है, वो भी उसको उसी ढंग से प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है, जो कि गलत है। विच इज़ जो है, इसलिए इस चीज़ का काउंसलर को भी ध्यान रखना है कि आपको जब क्लाइंट अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट कर रहा है, अब बाहर निकाल रहा है, तो उस समय उसको भी क्लाइंट के साथ कॉपरेट करना है, उसको अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना है। काउंसलर को उसको काउंटर ट्रांसफरेंस नहीं करना है, ताकि काउंसलिंग का जो मेन पर्पस है वो फुलफिल होता रहे। फिर एक्शन में क्या होता है, जब हम सब बातें हो गई हैं, अब उसके बाद क्या कैसे रिलेशनशिप को चेंज करना है, उसको ट्रांजेक्शन कैसे अच्छी करनी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कैसे इंप्रूव करना है। तो फॉर मैनी क्लाइंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रॉब्लम्स इनफ एंड दे आर एबल टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर अप्रोप्रिएटली। कुछ में क्या होता है, काफ़ी क्लाइंट जो होते हैं अपने प्रॉब्लम को समझ के उस हिसाब से अपने बिहेवियर को ठीक कर लेते हैं। अदर नीड्स टू एंगेज एक्टिवली इन न्यू बिहेवियर्स टू कंसोलिडेट द अंडरस्टैंडिंग एंड टू अलाउ चेंज टू टेक प्लेस। तो इनका अब इस स्टेज में क्या करते हैं, हम एक्शन की बात करते हैं विद कंसर्न विद एक्शन दैट विल बी टेकन एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग गेन बाय द काउंसलर एंड द क्लाइंट्स इन द प्रीवियस स्टेज। आप इसमें वो क्या कह रहे हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन सी टेक्निक्स होती हैं इसमें। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, दोनों के आपस में बातचीत कैसे एनहांस करना है, दोनों के enhance communication to maintain healthy relationship। when the relationship has become problematic and partners have become distant, दोनों के रिलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तो उस केस में क्या होता है, उनके लिए एडुकेट रिलेशनशिप को बड़ा ज़रूरी होता है, रीएस्टेब्लिश करना, रिक्रिएट करना एडुकेट कम्युनिकेशन को, जो कि बहुत ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इफेक्टिव वे का। ये इसमें क्या होता है, ये जो टेक्निक्स होती है विद द हेल्प ऑफ काउंसलर और क्लाइंट की जो क्लाइंट है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज किया जाता है अपनी बातचीत कर, अपने दूसरे जो पार्टनर के साथ वो अच्छे से अपनी जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर सके। एक टेक्निक होती है जिसमें हम जैसे हम जो है ट्रांसपेरेंस के थ्रू उसकी प्रॉब्लम तो मालूम समझ में आई जाती है। अब उसको मैं एक्शन की हम बात करें, एक्शन पार्ट पे हम क्या क्या टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। सेकेंड कौन सी, यूज़ ऑफ जीनोग्राम। जीनोग्राम में क्या होता है, फैमिली ट्री, जैसे हमने पहले भी किया था, एक फैमिली ट्री बना देते हैं जिसमें हर मेम्बर के बारे में जो ट्री है उसकी जो ब्रांचेज हैं, है ना, उसकी ये ब्रांच ये, अब ये इसमें देखते हैं कि हर मेंबर का किसी के साथ क्या क्या रिलेशन है। जो जितना दूर होगा उतना उसके रिलेशन ख़राब होगा, जो जितना पास होगा उतने रिलेशन जो होंगे वो अच्छे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि ऑन दिस फैमिली ट्री सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड इंटरेक्शन आर प्रेजेंटेड। तो इसमें क्या होता है कि ये मालूम हो जाता है कि किसके किसके साथ रिलेशन कैसे हैं। फिर स्कल्पटिंग, इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 3 नंबर वाले में भी आ जाता है, जिसमें क्या होता है कि फर्दर डेवलपमेंट जो हमने ऊपर के जीनोग्राम उसी का एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट जैसे स्टोन्स हैं, कॉइन्स है, बटन्स हैं, उनकी हेल्प से जो है क्लाइंट से पूछा जाता है अपने रिलेशन को बताओ कि मान लो आपके पास 10 कॉइन्स हैं, है ना, ये जो 10 क्लाइंट होते हैं आपके, ये जो है ये फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो ये बताएगा कि जितना कॉइन एक दूसरे के पास होंगे उतना रिलेशन क्या होगा, अच्छा होगा, जितना इससे ये इतना दूर होगा यानी ये रिलेशन उतना क्या होगा, गलत होगा, ख़राब रिलेशन होगा, जो इस क्लाइंट की जो प्रॉब्लम का मेन कारण होंगे। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि इसमें स्कल्पटिंग या पत्थरों के जो कॉइन्स उसको दे दी जाते हैं, बटन दे दिए जाते हैं, ताकि वो कैसे प्रेजेंट करेगा उसकी विजुअली, उस टूल को, ये क्या होता है, ये विजुअल टूल के रूप में, उसका पावरफुल विजुअल टूल फॉर प्रेजेंटिंग सिचुएशन एज वेल एज द असम्पशन ऑफ विच दे वर प्रीवियसली अनअवेयर। उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, उनके जो रिलेशन हैं उनको वो इसके थ्रू दिखा रहे हैं, ताकि क्लाइंट को अपनी फीलिंग को जब बाहर निकालता है तो उसमें क्या होता है, समझने में हेल्प मिल जाती है कि इसको काउंसलर को भी। दूसरा हमने एक किया था ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने क्या किया था कि जो ये सब चीज़ें कर रहा होता है क्लाइंट, तो हमें ये देखना है कि वो किस टाइप से बिहेव कर रहा है, वो एक एडल्ट के रूप में काम कर रहा है, बच्चे के रूप में काम कर रहा है, या अपने आप को पेरेंट की तरह दिखा रहा है।
तो उसमें ये जो होता है, हम ये ऑलरेडी हम काफ़ी कर चुके हैं इसमें, कि ट्रांजेक्शन एनालिसिस में जब वो इस ढंग से अपनी ईगो किस ईगो स्टेट को प्रेजेंट कर रहा है, एज ए क्लाइंट को अपने आप को दिखा रहा है, अपने एडल्ट के रूप में या बच्चे के रूप में बिहेव कर रहा है, तो उसके कारण से क्या होता है, उसको काउंसलर को उसको समझने में हेल्प मिल जाती है। फिर इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होते हैं, समराइजिंग, जो जो कह रहा है उसको उसी के वर्ड में बाद में समराइज करना। इट एनकरेजेस द क्लाइंट टू थॉटफुली challenge each other. It also encourages the couple to question the strong family belief that have never been acknowledged by the either of them. यानी जो वो कह रहा है, समराइज करना, जो भी थीम है, जो पीछे जो कुछ हुआ है उनके साथ, उस चीज़ को, सारे इश्यूज़ के बारे में बताया, अपने बारे में कि हमारे साथ ये हुआ, यानी सारा खुलकर अपने पूरे पैराफ्रेजिंग करना, हर चीज़ के बारे में समराइज करना। एक होता है इंट्रोड्यूसिंग अनएक्नॉलेज फीलिंग, जो ऐसी फीलिंग जो पहले कभी उन्होंने एक्नॉलेज नहीं की, उनको भी एक्नॉलेज करना। ठीक है, सिंपली शेयरिंग द फीलिंग्स इन द रूम एंड एज्यूमिंग दैट द काउंसलर जजेस इट टू द क्लोज इनफ टू द क्लाइंट कॉन्शियसनेस टू बी मीनिंगफुल टू दैम में हेल्प। सिंपल वर्ड्स में क्या है कि अपनी जो ऐसी फीलिंग जो कभी किसी ने नहीं सुनी, उनको वो बताए। पॉइंटिंग आउट अ डिस्क्रिपेंसी, कहाँ पे उनकी प्रॉब्लम है, कहाँ पे उनमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनको उसके साथ वो शेयर करें। वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज, दोनों तरीके से, वर्बल जो बोल रहे हैं, नॉन वर्बल जैसे उनके क्लूज है कि फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख के बात कर रहे हैं, है ना। फिर चैलेंजिंग क्लाइंट्स फॉर एक्शन, फिर वो कहना है क्लाइंट को वो करना कि आपको जो बताया जाता है उसके हिसाब से आप उसको तैयार करना। द एम ऑफ चैलेंजिंग इज अ फोकस ऑन डिस्क्रिपेंसीज इन थॉट, जहाँ उनकी थॉट्स में, एक्शंस में, फीलिंग में, बिहेवियर में जो उनको देखा हमने कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से उनको फाइट करने के लिए, उनको एक्शन में लाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को नॉर्मल करने के लिए उनको तैयार किया जाता है। फिर सेक्सुअल काउंसलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आया है। इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैक एनन ने इनको दिया था कि जब आप सेक्सुअल काउंसलिंग की बात करते हैं, कपल काउंसलिंग अलग चीज़ है, सेक्सुअल काउंसलिंग इज़ डिफरेंट। जब किसी सेक्स में, आफ्टर मैरिज जब कोई सेक्स में इन्वॉल्व होता है, तो आपको किस किस चीज़ का, इनके मॉडल को कई बार सेक्सुअल काउंसलिंग की जगह कई बार प्लीसिट मॉडल भी आ जाता है एग्जाम में, तो दोनों बहुत आर सेम। ठीक है, ये इनका दिया हुआ जैक एनन का। इसमें क्या है, पी फॉर परमिशन, एल आई माने लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, एस एस यानी स्पेसिफिक सजेशन, इंटेंसिव थेरेपी। तो इनका आगे हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले परमिशन का मतलब कि जब दो सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इन एजम्पशंस को मान के चलते हैं। परमिशन में क्या, मैन आर ऑलवेज रेडी फॉर सेक्स, इन्होंने क्या कहा है कि मैन जो होते हैं हमेशा सेक्स करने को रेडी होते हैं, कभी भी मैन के साथ अफेक्शन ना दिखाओ, क्योंकि ही विल ऑलवेज एक्सपेक्ट सेक्स। परफॉर्मेंस इज़ व्हाट अकाउंट फॉर मैन, है ना, कि अब सेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस वो देखते हैं, है ना। कहने का मतलब कि ये सब चीज़ें हैं कि देयर समथिंग रॉन्ग विद ए मैन हु हैज़ द लोअर सेक्स ड्राइव फ्रॉम हिज पार्टनर, यू मस्ट ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म क्या होता है, जब आप सेटिस्फैक्शन वाला ग्रेट उनका जो वो होता है मूवमेंट, उसके लिए मैन शुड नो ऑल अबाउट द, मैन को सब कुछ पता होता है। वुमेन हमेशा ये चाहती है कि मैन को सब पता है जब वो सेक्स करते हैं। एंड वुमेन मस्ट वेट फॉर मैन टू इनिशिएट, हमेशा वुमेन वेट करती है कि आदमी इनिशिएट करे। ऑल गे मैन आर प्रॉमिस्क्यूअस, ए लार्ज पेनिस स्टिमुलेट, जितना ज़्यादा पेनिस का साइज बड़ा होगा उतना उनको स्टिमुलेशन उतना ज़्यादा होगा। कहने का मतलब कि ये इस टाइप के हम एजम्पशन मान के चलते हैं। तो यह है कि मैन मस्ट टेक चार्ज ऑफ सेक्स, हैविंग सेक्स ऑलवेज एंड ऑर्गेजम, हमने किया ना कि जब ग्रेटर सेक्स प्लेजर होता है, और गुड सेक्स ऑलवेज एंड्स इन ऑर्गेजम, हमेशा जब भी सेक्स का आप ख़त्म करते हो आपको सेक्स फीलिंग जो है ग्रेटर होनी चाहिए। एंड गुड सेक्स मीन्स द मैन ऑलवेज मस्ट बी एन इरेक्शन, उनका इरेक्शन होना चाहिए, है ना। एंड मोस्ट गे एंड लेस्बियन पार्टनर अडॉप्ट एन एक्टिव एंड पैसिव पोजिशन इन द सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये हमारे एक एजम्पशन मान के चलते हैं जब हम परमिशन की हम बात कर रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंस फॉर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है कि दोनों को इन्फॉर्मेशन है, कितनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस पर डिपेंड करता है। काउंसिल क्या मान के चलता है कि ये इसमें उन्होंने क्या कहा है कि उनको सेक्स की, दोनों को, कई बार क्या होता है कि टैबूज होते हैं सोसाइटी में हमारे कि भाई हम सबको सब कुछ पता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स इज़ रेडिली अवेलेबल बट इट कैन बी मिसअंडरस्टूड इन द सिंपलेस्ट वे। कि मिथ है, टैबूज है कि हम ये मानते हैं सबको सब कुछ पता है, लेकिन कई बार क्या होता है उनको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको द काउंसलर विल चेक हाउ मच द क्लाइंट्स डू नो
ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेशन स्टेज। तो देख लेता है कि जो सेक्सुअल में जब वो कितना इन्वॉल्व है, कि ऐसा तो नहीं है कि वो ऑर्गेजम को ही नहीं, वहाँ तक ही नहीं पहुँच पा रहे, वो कितनी सेक्सुअल एक्टिविटी में किस तरह से इन्वॉल्व है, उनको कितनी सेक्सुअल एक्टिविटी की नॉलेज है। तो ये सब चीज़ें हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस देखना, कि वो विद द हेल्प ऑफ काउंसलर ये चेक किया जाता है कि वो उस चीज़ को जो एक्सप्लोरेशन स्टेज होती है वहीं पे देखा जाता है कि उनको कितनी इस चीज़ के बारे में, सेक्सुअल के बारे में नॉलेज है। फिर इंपॉर्टेंस फॉर स्पेसिफिक सजेशन, जहाँ पे उनको काउंसलर को लगता है कि इनको ज़रूरत है, अभी इनको इतना नहीं पता, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि हर चीज़ में आदमी ही शुरुआत करता है, जहाँ उसको लगता है कि नहीं ये गलत है, ये टैबू है, ये मिथ है, तो वहाँ पे क्या आता है, हाउ दे चेंज, कैसे उनको चेंज किया जाता है, उनको सजेशन दी जाती है रिगार्डिंग सेक्सुअल काउंसलिंग, कैसे वो उसको एक्शन में लाएंगे। सम क्लाइंट में नीड मोर देन परमिशन एंड इन्फॉर्मेशन, दे में बेनिफिट फ्रॉम सजेशन अबाउट हाउ दे कैन मेक चेंजेस, कि अपने चेंजेस को, अपने कैसे उनको चेंज कर सकते हैं अपने एटीट्यूड्स में, अपने बिहेवियर्स में, किस विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर उनको सजेशन दी जाती हैं। फिर है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटेंसिव थेरेपी। इसमें क्या होता है, कई बार ऐसे थॉट्स को, डिसफंक्शनल थॉट्स जो होते हैं उनको फंक्शनल में लाया जाता है, जहाँ पे काउंसलर को लगता है कि कैसे जो है उसको इसलाइक करना है, उनको कैसे उनकी जो मैरिज को बचाना है। तो उसमें क्या होता है कि ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता है कि कितना जो काउंसलर है वो कितना क्वालिफाइड है। साइकोसेक्सुअल थेरेपी शुड नॉट बी अटेम्प्टेड बाय द काउंसलर अनलेस क्वालिफाइड। जब तक कोई काउंसलर जो है क्वालिफाइड नहीं है तब तक वो जो है साइकोसेक्सुअल थेरेपी वो नहीं कर सकता। वो वही कर सकता है जिसकी पूरी नॉलेज हो, जहाँ उसको तभी उसको जो है परमिशन के, जैसे हमने ऊपर जिसमें हम टैबूज की बात की, मिथ की बात की, उन सबको आइडेंटिफाई करके, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके, एक्सप्लोर करके, अंडरस्टैंड करके उसको एक्शन में लाना, उसको बताना कि आपको कहाँ पे आप गलत हो, कहाँ उसको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से उसको पकड़ना, और कहाँ पे उसको स्पेसिफिक सजेशंस देना। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन्होंने क्या कहा है कि इन सब के लिए आपको काउंसलर को उस टाइप से क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये प्लीसिट मॉडल होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ अब जो है बचा है, कोई खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कपल्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल, जब ये जो केस होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि काउंसलिंग की जरूरत नहीं होती अगर ये सब चीज़ें, कपल ऑलरेडी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कहा, इफ दिस कपल और डोमेस्टिक वायलेंस है, देन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी स्टॉप। सबसे पहले जो है अगर कोई उसमें है, किसी डोमेस्टिक वायलेंस में है, तो सबसे पहले उसको ख़त्म करना है। काउंसलिंग तो बाद में करनी है ना। काउंसलिंग शुड बिकम ए डाइवर्शन फ्रॉम दिस। तो उसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस चल रही है, उसको पहले रोकना है, उसके बाद उसकी काउंसलिंग करनी है। सेकंड, कि कहीं वो कोई लीगल एक्शन तो नहीं है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लीगल एक्शन ऑलरेडी प्रोसेस में है, फिर काउंसलिंग बेकार होते, फिर हम काउंसलिंग उसकी नहीं कर सकते। उसके बाद अगर कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑलरेडी उसके लीगल तो हमने कर ही लिया, इसके अलावा कोई ऐसा तो नहीं है कि जो है कोई मेंटली इल पेशेंट है, जैसे इन्होंने कहा कि कोई मेंटली अगर डिस्टर्ब्ड है तो उसकी हम क्या काउंसलिंग करेंगे, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। तो इस तरह मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा उसमें है नहीं जो है समझने लायक। इसमें काउंसलर को ये है कि कहीं ना जाए। तो हम कई बार क्या होता है, जब दोनों की एक क्लाइंट की जो है मेंटली हालत ठीक नहीं होती, वो जब काउंसलर के पास आते हैं तो उसको ये देखना है जो काउंसलर को, थेरेपिस्ट को, कि मेंटली कितना साउंड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको काउंसलिंग देने की जरूरत भी है कि नहीं, क्योंकि ये तो मेंटली प्रॉब्लम है तो वो ठीक भी नहीं हो पाएगा। फिर इंटेंशन ऑफ सुसाइड, कैसा तो नहीं जो एक पार्टनर है वो सुसाइड करना चाहता है, तो अगर कोई सुसाइड की इंटेंशन है या दूसरे को किसी को हार्म करने की कोशिश है, कि क्लाइंट में हैव ए वैरायटी ऑफ रीजन फॉर एक्सप्रेसिंग एन इंटेंशन टू कमिट सुसाइड, है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं अगर वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं वो भी बेकार है, क्योंकि वन शुड नॉट इग्नोर द ओवर थ्रेट इफ मैंशन बाय ईदर ऑफ द पार्टनर। इट वुड बी आइडियल फॉर द काउंसलर टू हेल्प द कंसर्न पार्टनर टू एक्सप्रेस हिम और हरसेल्फ एंड व्हेन देयर फीलिंग्स एज टू व्हाई कंसीडर सच एक्सट्रीम, कि वो क्यों आया है उसकी हेल्प के लिए, क्यों किस लिए आया है, पहले उसको देखे कि उसके पीछे रीज़न क्या है, एक दूसरे को क्यों हार्म पहुंचा रहे हैं, है ना। जैसे हमने बोला अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या कोई लीगल तो कहीं इन्वॉल्व नहीं हो गया, कोई मेंटली इल है या कोई सुसाइड करने की जिसकी है, दूसरे को हार्म करने की फीलिंग है, इस टाइप में हम क्या करते हैं, एट बेस्ट दिस ए प्रॉमिस फ्रॉम द क्लाइंट टू डू हिम और हरसेल्फ नो हार्म। जहाँ पे इस टाइप की कंडीशन होती है उसको ध्यान रखा जाता है। काउंसलिंग एज एक नॉर्मल आदमी को दी जाती है, जहाँ पे कोई किसी ना तो किसी को मेंटली इल हो, ना किसी की मैं सुसाइड किसी को हार्म करने की किसी की इंटेंशन हो, या ना ही कोई लीगल केस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो। अगर लीगल की ऑलरेडी चल रही है, लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, देन जो है काउंसलर उस चीज़ में नहीं आता कि पहले वो ऑलरेडी वो केस कर चुके हैं।
है ना। तो आप देखते हैं कि कई कई हम भी देखते हैं कई लोग जो है पुलिस केस किसी का चल रहा होता है ऑलरेडी, तो उस केस में क्या होता है बेटर कि पहले उनका केस हो जाए, उसके बाद दे वुड रिक्वायर द काउंसलिंग। तो इस टाइप से ये यूनिट भी यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।